नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है यूपीएससी करंट अफेयर्स यानी यूपीएससी सामयिकी। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। नीति आयोग अप्रैल 2026 में पुनर्गठित के बारे में इसने 2015 में प्लानिंग कमीशन की जगह कैबिनेट प्रस्ताव से ली, संसद के अधिनियम से नहीं। 2 प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। 3 इसे अनुच्छेद 280 के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। कौन से कथन सही हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी केवल 1 और 2। अब इसे समझते हैं, कथन 1 और 2 सही हैं। नीति आयोग कैबिनेट प्रस्ताव जनवरी 2015 से बना, प्रधानमंत्री अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जे का होता है। यह संवैधानिक संस्था नहीं है, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। चौथा इंडिया अफ्रीका फोरम समिट IFS4 का थीम आईए स्पिरिट, इनोवेशन, रेजिलियंस और इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर देता है। भारत के अफ्रीका एंगेजमेंट में IFS का निकटतम ऐतिहासिक पूर्ववर्ती कौन सा है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस 1947, ऑप्शन बी अफ्रीका इंडिया हाइड्रोकार्बन्स कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी टीम 9 पहल 2003, ऑप्शन डी पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क परियोजना 2009। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी टीम 9 पहल 2003। अब इसे समझते हैं। टीम 9 टेक्नो इकोनॉमिक अप्रोच फॉर अफ्रीका इंडिया मूवमेंट 2003 भारत का 8 पश्चिम अफ्रीकी देशों के साथ पहला स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट फ्रेमवर्क था, जो IFSI 2008 का संस्थागत पूर्ववर्ती बना। IFS लगभग हर 5 साल पर होता है। IFS4 2015 दिल्ली शिखर के बाद 2026 में हो रहा है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। भारत के 95वें चेस ग्रांड मास्टर आरण्यक घोष अप्रैल 2026 के बारे में वे पश्चिम बंगाल से 12वें ग्रांड मास्टर हैं। 2 भारत का GM काउंट उनके खिताब के बाद ही 90 पार हुआ। 3 उन्होंने बैंकॉक चेस क्लब ओपन में 7.09 स्कोर के साथ अंतिम 9 पूरा किया। सही संयोजन चुने। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी केवल 1 और 3। अब इसे समझते हैं। कथन 1 और 3 सही हैं। भारत का GM काउंट अप्रैल 2026 से पहले ही 90 पार हो चुका था, इसलिए कथन 2 गलत है। आरण्यक कोलकाता 22 वर्ष पश्चिम बंगाल के 12वें GM और 2026 में GM खिताब पाने वाले 4थे भारतीय हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। विशाखापत्तनम वडलापुड़ी रॉबडैम ने 26 अप्रैल 2026 के बाद रेलवे अधिनियम 1989 के अंतर्गत बड़ी रेल दुर्घटनाओं की जांच का प्रमुख प्राधिकरण कौन है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए रेलवे बोर्ड, ऑप्शन बी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS, ऑप्शन सी केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, ऑप्शन डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। आपके पास 10 सेकंड्स हैं,
सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS। अब इसे समझते हैं। रेलवे अधिनियम 1989 के अनुसार कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS इंडिपेंडेंस हेतु मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अधीन रेलवे मंत्रालय के नहीं, बड़ी रेल दुर्घटनाओं की वैधानिक जांच का नेतृत्व करता है और कारण व सिफारिशों सहित सार्वजनिक रिपोर्ट देता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे यूपी को निम्न में से कौन कार्यान्वित कर रहा है? 1. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपीडा। 2. नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। 3. PPP बॉट टोल मोड में। कौन से सही हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी केवल 1 और 3। अब इसे समझते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का कार्यान्वयन यूपीडा राज्य एजेंसी NHAI नहीं द्वारा बॉटोल PPP फ्रेमवर्क में हो रहा है। वर्तमान में भारत की सबसे लंबी निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर जो मेरठ से प्रयागराज को 12 जिलों से जोड़ती है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। भारत के मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जिसमें RBI 4% CPI इन्फ्लेशन का लक्ष्य रखता है, 2% टॉलरेंस बैंड का सांविधिक संहिताकरण किस संशोधन से हुआ? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए मूल RBI अधिनियम 1934, ऑप्शन बी RBI संशोधन अधिनियम 2016, ऑप्शन सी FRBM अधिनियम 2003, ऑप्शन डी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी RBI संशोधन अधिनियम 2016। अब इसे समझते हैं। 4% CPI मध्यबिंदु 2% बैंड वाला फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क RBI संशोधन अधिनियम 2016 से सांविधिक रूप से संहिताबद्ध हुआ, जिसने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC की स्थापना की। मार्च 2026 का 3.4% पाठ बैंड के भीतर है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। पहला इंडिया जापान AI स्ट्रैटेजिक डायलॉग मुंबई अप्रैल 2026 AI शासन के किस बहुपक्षीय प्रोसेस से सबसे निकट संगत है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए G7 हिरोशिमा AI प्रोसेस, ऑप्शन बी ब्लेचली पार्क AI सेफ्टी डिक्लेरेशन, ऑप्शन सी UNGGE साइबर सुरक्षा, ऑप्शन डी वासेनार अरेंजमेंट। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी G7 हिरोशिमा AI प्रोसेस। अब इसे समझते हैं। मुंबई वार्ता का 3 स्तंभ एजेंडा टैलेंट प्लस चिप प्लस गवर्नेंस G7 हिरोशिमा AI प्रोसेस 2023 से अधिकतम संगत है, जो जापान का पसंदीदा AI गवर्नेंस व्हीकल है। भारत जापान संगत गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स बनाएंगे, पर वासेनार एक्सपोर्ट कंट्रोल नियमों से बाहर सहयोग रखेंगे। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। भारत के 5 राज्य साइमल्टेनियस असेंबली इलेक्शंस फेज 1 अप्रैल 2026 ने असम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल के साथ किस केंद्र शासित प्रदेश को कवर किया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी पुडुचेरी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं,
सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी पुडुचेरी। अब इसे समझते हैं। 5 राज्य चक्र में असम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी आते हैं। अनुच्छेद 239 तथा गाँव अधिनियम 1963 के अंतर्गत विधानसभा वाला एकमात्र यूटी। कुल लगभग 17.4 करोड़ मतदाता। फेज 1 मतदान 91% से अधिक। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। इंडिया नेपाल हाइड्रो पावर सहयोग अप्रैल 2026 वार्ता में प्रमुख किस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट के अंतर्गत आता है जो दीर्घकालिक पावर परचेज एग्रीमेंट्स की अनुमति देता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, पीस फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950। ऑप्शन बी, महाकाली संधि 1996। ऑप्शन सी, इंडिया नेपाल पावर ट्रेड अग्रीमेंट 2014। ऑप्शन डी, सार्क एनर्जी चार्टर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी इंडिया नेपाल पावर ट्रेड अग्रीमेंट 2014। अब इसे समझते हैं। अक्टूबर 2014 में हस्ताक्षरित इंडिया नेपाल पावर ट्रेड अग्रीमेंट पीटीए सीमापार बिजली व्यापार और दीर्घकालिक पीपीएस जैसे एसजेवीएन अरुण 3 के लिए संस्थागत फ्रेमवर्क है। महाकाली संधि 1996 विशिष्ट रूप से पंचेश्वर परियोजना से संबंधित है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। एनईपी 2020 जिसके इम्प्लीमेंटेशन की समीक्षा जयंत चौधरी ने अप्रैल 2026 में की, स्कूल एजुकेशन को 10+2 से किस नई शैक्षिक संरचना में बदलता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, 4+4+2+2। ऑप्शन बी, 5+3+3+4। ऑप्शन सी, 3+5+3+2। ऑप्शन डी, 5+5+3। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 5+3+3+4। अब इसे समझते हैं। एनईपी 2020-10+2 की जगह 5+3+3+4 लाता है। फाउंडेशनल 3 से 8 वर्ष, प्रिपैरेटरी 8 से 11, मिडल 11 से 14, सेकेंडरी 14 से 18। समीक्षा में निपुण भारत मिशन, पीएम श्री स्कूल्स और वोकेशनल स्किल बेस्ड लर्निंग का इंटीग्रेशन शामिल था। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। Mention your score in the comment section और the best scorer overall will get access to a course। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए? वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।